तो स्वागत है दोस्तों आप सभी को आपके अपने चैनल ज्ञान एकेडमी में। इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक का क्लियर कराया जाएगा और इस डिस्कशन में इस वीडियो में अभी क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 1 को क्लियर कराया जा रहा है। इसे ध्यान से सुने क्योंकि एनसीईआरटी यूपीएससी पीसीएस और अदर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसे ज़रूर ध्यान से सुने। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर ये वीडियो आपको ये डिस्कशन अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए आज का डिस्कशन को जो है शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर 1 एनसीईआरटी क्लास 6 का है कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस चैप्टर में जो है यानी कि क्या, कब, कहाँ और कैसे, जैसे लोग जो है यानी कि कहाँ रहते थे। तो देखिए लोग कहाँ रहते थे तो याद रखिएगा कि कई लाख वर्ष पहले नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले आरंभिक लोग जो थे वो उसमें से कुछ कुशल संग्राहक थे, यानी कि भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह किया करते थे और वो जो है यानी कि आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। और उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कीर्थर पहाड़ी वाले क्षेत्र में लगभग 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाने की शुरुआत हुई। यानी कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कीर्थर पहाड़ी वाले क्षेत्र में लगभग 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाने की शुरुआत हुई। और यहाँ गांव में रहने वाले आरंभिक लोगों ने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। और उत्तर पूर्व में गारो और तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ के कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ था। और चावल जो है विंध्य के उत्तर में सबसे पहले उपजाया गया। चावल विंध्य के उत्तर में सबसे पहले उपजाया गया। सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व कुछ आरंभिक नगर फले फूले और गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यानी गंगा तथा इसके दक्षिण में सहायक नदी, गंगा और इसके दक्षिण में सहायक नदी जो है सोन, और इस सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था और अभी वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। मगध के शासक जो है बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज स्थापित किया था। यानी कि देखिए एक बात और याद रखने की बात है कि दक्षिण एशिया, जैसे कि देखिए दक्षिण एशिया में आधुनिक कौन कौन सा देश आते हैं तो आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। और इसके जो है यानी पड़ोसी देश को कौन कौन से देश दर्शाते हैं तो देखिए ध्यान रखिएगा अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार, ये आदि पड़ोसी देश को दर्शाते हैं। ठीक है। और यानी दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, इसे पराया उपमहाद्वीप कहा जाता है। और यानी पहाड़ी, पर्वत जो और समुद्र जो है इस उपमहाद्वीप की जो है प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। लोगों ने प्राचीन काल से ही उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यानी कि यात्रा की थी। यानी कि देखिए काम की तलाश में किए होंगे, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के कारण, और या तो फिर दूसरे क्षेत्र पर जो है विजय हासिल करने के लिए किए होंगे, या तो फिर व्यापार के उद्देश्य से, क्योंकि प्राचीन काल से ही जो है व्यापार जो है चलता हुआ आ रहा है। और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर लोग जो है जाया करते होंगे और नए स्थानों की खोजने की चाह में भी जाया करते होंगे। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है देश का नाम। जैसे कि देखिए हम लोग देश का नाम जो है यानी कि इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इंडिया शब्द जो है ये इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा और इस नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि प्रदेश थी इसी को इंडिया कहा, यानी कि इंडिया निकला। और भारत नाम का प्रयोग जो है ना ये उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था और इसका उल्लेख जो है संस्कृत में लगभग 4500 वर्ष पुरानी यानी ऋग्वेद में इसके बारे में जानकारी मिलती है और बाद में इसका प्रयोग फिर देश के लिए होने लगा। यानी कि और फिर देखिए तीसरा पॉइंट है अतीत की जानकारी के लिए स्रोत। जैसे कि देखिए अतीत की जानकारी के लिए स्रोत कौन कौन सा हो सकता है, जैसे पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातात्विक साक्ष्य, ये सारे हो सकते हैं। तो ये पांडुलिपियां क्या है तो ये पांडुलिपि जो है ये मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द, लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ से निकला है, और ये पांडुलिपियां पढ़ा यानी कि ताड़ पत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है।
और ये जो है पांडुलिपियां कौन कौन से जगह पर प्राप्त हो सकते हैं, तो पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं और इनमें धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं की जीवन औषधियां तथा विज्ञान आदि ये सभी प्रकार के विषयों की चर्चा यानी कि पांडुलिपियां में मिलती है। और अन्य लिखित स्रोत में देखा जाए तो अन्य लिखित स्रोत में हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में है जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। और प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, ठीक है, प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। और अभिलेख यानी अभिलेख क्या है, अभिलेख किसे कहते हैं, तो देखिए ध्यान रखिएगा आप लोग, पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण लेख को अभिलेख कहते हैं। और ये अभिलेख में किनके बारे में जानकारी यानी किसके बारे में विवरण मिलती है, तो देखिए ध्यान रखिएगा, इन प्रशासकों के आदेश यानी कि किसी भी काम का आदेश को यानी कि लिखते थे, और प्रशंसा वंशावली, विजयों एवं कार्यों का विवरण भी इसमें मिलता है। और जैसे अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ था लगभग 2250 वर्ष पुराना अशोक नामक शासक का अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामिक नामक दो भिन्न तथा भाषाओं में है। यानी कि देखिए यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि अब यानी कि अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त 2250 वर्ष पुरानी अशोक नामक शासक का अभिलेख कौन कौन से भाषाओं में है, तो याद रखिएगा यूनानी तथा अरामिक दो भाषाओं में है। और उसके बाद तीसरा क्या है, तो तीसरा था पुरातात्विक साक्ष्य। यानी कि देखिए पुरातात्विक साक्ष्य क्या होगा, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विक कहलाता है। और पुरातात्विक क्या, तो पुरातात्विक यानी पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और वे जो है औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। और पुरातात्विक जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। यानी कि पुरातात्विक मछलियों, चिड़ियों के हड्डियां भी ढूंढते हैं। और पुरातत्व की सहायता से हमें शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी के जीवन के वो जानने में मदद हमें मिलती है। तो आम आदमी के जीवन के बारे में जानने में मदद किससे मिलती है, तो पुरातात्विक से मिलता है, पुरातात्विक से पता चलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पांडुलिपि, अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहास का स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी स्रोत शब्द का प्रयोग किससे करेंगे, तो देखिए पांडुलिपि और अभिलेख और पुरातत्व से जितने भी जानकारियां ज्ञात होती है उसे इतिहासकार जो है ना स्रोत नाम देते हैं। कौन सा नाम देते हैं, स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। आप लोग याद रखिएगा इसको। और उसके बाद है इतिहास और तिथियों के बारे में। देखिए हम लोग जो है ना यानी कि तिथि को जो है हम लोग किस तरीके से ईसवी या ईसा पूर्व के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे देखिए वर्तमान में वर्ष की गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक यानी ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक जो है ईसा मसीह के जन्म के तिथि से की जाती है। यानी कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह उनके जन्म की तिथि से की जाती है। और अंग्रेजी में BC लिखा हुआ रहेगा। तो BC का मतलब यानी हिंदी में ईसा पूर्व, BC यानी हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य। यानी कि BC का मतलब क्या हो जाएगा, यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। और कभी कभी तिथियों में यानी कि पहले जो है AD लिख दिया जाता है। AD यानी कि हिंदी में ईसवी होता है। और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। याद रखिएगा एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से जो होता है उसको ईसवी कहते हैं। और इसको जो है इंग्लिश में AD लिखते हैं जिसका पूरा नाम एनो डोमिनी होता है। याद रखिएगा। और ये एनो डोमिनी जो है ये लैटिन शब्दों से बना है और इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, ठीक है। उसके बाद है कभी कभी AD के जगह पर CE लिखा जाता है और तथा BC की जगह पर BCE लिखा जाता है और इसका प्रयोग किया जाता है। यानी CE अक्षरों का प्रयोग यानी कि CE का मतलब होता है कॉमन एरा और तथा BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा।
के लिए होता है। और कभी कभी अंग्रेजी यानी बीपी अक्षरों का प्रयोग भी होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से होता है। ठीक है, उसके बाद यानी कि कुछ महत्वपूर्ण तिथियां आप लोग याद रखिएगा कि ऋषि का आरंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ। कि ऋषि का आरंभ कब हुआ? लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ। और सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर यानी सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व हुआ। और गंगा घाटी के नगर यानी मगध का बड़ा राज्य की स्थापना कब? 2500 वर्ष पूर्व हुआ। और वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व है। ठीक है, वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व है। यानी कि देखिए, आरंभिक लोगों के जीवन शैली संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रश्न जो है यानी कि देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। आरंभिक लोग जल स्रोतों के समीप रहा करते थे और आरंभिक लोग में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के यानी कि जंगलों की विशाल संपदा से यानी परिचित थे और अपने भोजन के लिए खेती के साथ जानवरों का आखेट भी करते थे। यानी कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, यानी पहला है आरंभिक लोग यानी जल के स्रोत के समीप रहा करते थे। दूसरा, आरंभिक लोगों में से सभी कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। और तीसरा है अपने भोजन के लिए ये खेती के साथ जानवरों के आखेट भी करते थे। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा असत्य है, ऐसा अगर पूछ दिया जाए कि इसमें से कौन सा गलत है, तो यानी कि आपको क्या बोलना है? निम्न में से यानी कि इसमें से कौन सा जो है यानी कि असत्य है, इसमें से कौन सा गलत है। तो यानी कि देखिए आपका हो जाएगा केवल 2 और 3, ये दोनों जो है क्या है? गलत है। यानी कि 2 का कौन? तो आरंभिक लोगों में सभी कुशल संग्राहक थे, वे आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, ये गलत है। और उसके बाद कौन सा गलत है? तो अपने भोजन के लिए ये खेती के साथ जानवरों का खेत भी करते थे, तो ये भी गलत है, याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए दोस्तों, ये जो है यानी क्लास 6 से एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 1 जो है क्या, कब, कहां और कैसे, ये जो है अभी समाप्त होता है। अब हम लोग जो है यानी कि चैप्टर 2, ये क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 2 को हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। इसके लिए आप सभी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक को डाल दूंगा और उस लिंक में जो है एनसीईआरटी क्लास 6 से एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो है चैप्टर 2 का पीडीएफ को उस टेलीग्राम में डाल दूंगा। उसको आप लोग कल जो है पढ़ करके आइएगा। उसके बाद फिर यानी कि इसको फिर से डिस्कशन करेंगे ताकि यानी कि सही ढंग से समझ में आ जाए, ताकि यानी कि एग्जाम्स की तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।